जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में कि कब इसका फुल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, कब से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, कितने साल की आपको उम्र में छूट मिलेगी, इसके अलावा कितने पद पर आपकी ये वैकेंसी आने वाली है, और हम फिर बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि कितने विषय से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है, टाइम कितना दिया जाता है। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट कितना होना चाहिए, आपका चेस्ट और आपकी रनिंग कितनी कराई जाएगी और टाइम कितना दिया जाएगा, और सबसे लास्ट हम बात करेंगे इसकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आरपीएफ के बारे में। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हिंदी में रेलवे सुरक्षा बल बोलते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1957 अधिनियम के तहत हुई थी। आरपीएफ का जो मुख्य कार्य होता है वो यात्रियों की सुरक्षा करना तथा आपका रेलवे का जो प्रॉपर्टी है यानी संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना ही आरपीएफ का मुख्य कार्य होता है। तो ये थी कार्य और इसके आरपीएफ के बारे में कुछ जानकारी। अब बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सिंपल, इसमें आपका 10वीं पास होना चाहिए, यानी आप मैट्रिक में पास होने चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं आपकी उम्र सीमा के बारे में। तो जो आपकी एज होना चाहिए वो आपकी 18 से 25 साल आपकी एज होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको दी जाती है 3 साल की छूट। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको मिलती है इसमें 5 साल की छूट। ये है आपकी एज लिमिट तथा आपका एज रिलैक्सेशन। अब बात करते हैं आपकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो आपकी जो वैकेंसी आने वाली है वो आपकी वैकेंसी 9000 प्लस पद पर आएगी। पिछली जो आपकी वैकेंसी आई हुई थी वो आपकी 8187 पद पर आपकी 8119 पद पर आपकी पिछली जो वैकेंसी 2018 में आई थी वो आई थी। अब जो वैकेंसी आने वाली है वो आपकी 9000 प्लस पद पर आएगी। ये 100% है, इससे पद आपके कम नहीं रहेंगे चाहे ज़्यादा हो जाए। अब बात करें आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में कि आपको एप्लीकेशन फीस कितना देना पड़ेगा। तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको लगते हैं इसमें 500 रुपये। अगर आप एससी एसटी या महिला उम्मीदवार हैं तो आपको देने पड़ते हैं 250 रुपये। अब आती है आवेदन करने की बात कि आपके दिमाग में यही घूम रहा होगा कि कब से इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और आप कब से इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो रियल बात यह है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है पिछले कई वर्षों से आपकी वैकेंसी नहीं आई हुई है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि जो आपका पिछला वैकेंसी आया हुआ था वो आपका 2018 में आया हुआ था, तब से आपका वैकेंसी नहीं आया हुआ है। और अगली साल 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं तो आपका वैकेंसी जो आने के चांस है। और आपके जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया है कि आपका रेलवे में 2.5 लाख पद से भी ज़्यादा पद खाली हैं। तो आपका जो वैकेंसी आने का जो चांस है वो आपका नवंबर से दिसंबर 2023 में आने के फुल चांस है, ठीक है ना। नवंबर या दिसंबर, या तो नवंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अगर नवंबर में नहीं हो पाता तो दिसंबर की लास्ट तक आपका 100% आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आप अभी से इसके सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लीजिए, इसकी चयन प्रक्रिया को समझ लीजिए, क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो आपका प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं बचता। अगर आपको पता होगा इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो आप अच्छे से इसका एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इसलिए आपका वीडियो में पहले से बता दिया हूँ। कई लोग बोलते हैं भाई कि अभी वैकेंसी नहीं आया और पहले से वीडियो क्यों बना दिया। तो ये उन बंदों के लिए ज़रूरी है कि जिन कैंडिडेट को नहीं पता यार कि कितने आपका विषय से प्रश्न पूछ जाते हैं, अगर उनको पता होगा तो वो पहले से तैयारी कर सकते हैं और अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहला इसमें होता है रिटन एग्जाम, उसके बाद होता है आपका फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट के बाद फिर होता है आपका मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के बाद फिर होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसमें 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के रहते हैं 50 प्रश्न, और मैथ के रहते हैं आपके 35, और रीजनिंग के रहते हैं 35 प्रश्न। टोटल हो गए आपके 35 35 70 50 120 आपके प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके 120 अंक के रहेंगे। और इस पेपर को हल करने के लिए जो आपको टाइम मिलेगा
वो 90 मिनट का इसमें टाइम दिया जाता है। अब बात करते हैं आपकी माइनस मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की होती है। 1/3 का ये मतलब होता है कि अगर आप कोई 3 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाता है। और आपका जो पेपर का मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन, यानी आपका जो पेपर होगा वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाएगा। बात करते हैं आपकी एग्जाम की लैंग्वेज के बारे में। तो आप हिंदी इंग्लिश में तो आप पेपर दे ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है, अगर आप उसमें देना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, जैसे कि उर्दू, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मराठी, उड़िया, गुजराती, बंगाली, मणिपुरी, पंजाबी। इसके अलावा भी कोई अदर लैंग्वेज है तो आप उसमें भी अपना पेपर दे सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न और ये है आपकी एग्जाम की लैंग्वेज। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। दोस्तों, आपका जो पेपर है वो है आपका 10वीं पास लेवल का। तो आप SSC MTS के जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं वो इसमें लगा सकते हैं। सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज रहता है लेकिन सेम वही रहता है। अब इसका ऐसा तो रहता नहीं कि अलग से इसके लिए तैयारी करो, ठीक है ना। जो आप SSC की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इसको एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो CHSL के भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर लगा सकते हैं। सेम आपका वही रहता है, ठीक है ना। ज़्यादा आपका डिफरेंस नहीं रहता कि इसका सिलेबस पढ़ो भाई, इसका सिलेबस पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो। पढ़ाई एक सी होती है, ठीक है ना। अगर तुम मान चलिए अगर आप RPO कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप अलग से बुक तो खरीदोगे नहीं, वही पढ़ोगे आप RS अग्रवाल की या SD यादव की या और अदर कोई बुक पढ़ोगे तो भाई क्वेश्चन सेम वही रहेंगे। चैप्टर तो चेंज हो नहीं जाएंगे कि परसेंट की जगह और कोई आ जाएगा, तो चैप्टर अपने वही रहते हैं, पढ़ना वही पड़ता है। लेकिन वो आदमी को एक जुनून चढ़ जाता है भाई RPF कांस्टेबल, तो आपका सिलेबस सेम रहने वाला है। तैयारी आपको करनी है, बस ये रहेगा आपका टॉपिक में अच्छे से पकड़ होना चाहिए। आप अपना स्पीड बढ़ाइए और अच्छे से जितनी जल्दी हो जाए पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब बात करते हैं आप नंबर इंक्रीज कौन कौन सब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो आप GK GS जो आपका 50 नंबर का आना है, इसके चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़िएगा। अगर आप इसका 50 नंबर का अगर आपका GK GS का पेपर हो रहा है और आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, तो आप मुश्किल से अगर कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना, 50 में से आप 10-15 अंक तो ऐसे ही ले आओगे, ठीक है ना। ऐसे ही ले आओगे 10-15 अंक, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मैथ रीजनिंग अगर कवर करते हो और अगर GK GS में अगर आप चाहोगे ना तो 50 में से 30 से ज़्यादा आप अंक ला ही नहीं पाओगे। 50 में से आपके 30 से नीचे ही आएंगे। जो ज़्यादा पढ़ने में होशियार होगा कि भाई GK GS में माहिर है तो उसके 30 से ऊपर आ जाए, लेकिन 30 से नीचे नहीं आ पाएंगे। अगर आपको नंबर लाना है तो ज़्यादा फोकस करिए आप मैथ और रीजनिंग के ऊपर, क्योंकि 35 और 35 हो गए 70, इसमें आप आसानी से 60 अंक से ऊपर ला सकते हो, इससे नीचे नहीं आएंगे। रीजनिंग में आसानी से आप 35 में से 34 और 35 में से 33 आसानी से ले सकते हो रीजनिंग में 100%। मैथ में भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैथ और रीजनिंग में आप ज़्यादा फोकस करिएगा, स्पेशली अगर आप RPF की तैयारी कर रहे हो तो। और GK GS भी पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर थोड़ा बहुत, तो इसमें आपका हो जाएगा 35-70, बाकी आपका 20-30 उसमें आगे तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आपके फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल टेस्ट में आपका जो हाइट होना चाहिए पुरुष उम्मीदवार का वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पुरुष SC ST कैटेगरी में आता है तो उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर भी है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में, तो महिला उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। अगर कोई महिला SC ST कैटेगरी में आती है और उनकी हाइट जो है कि 152 सेंटीमीटर है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। बात करें चेस्ट यानी आपके सीना के बारे में, तो आपका जो सीना होना चाहिए वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट का जो फुलाव वो 5 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट का 5 सेंटीमीटर कम फूलता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, ज़्यादा फूलता है तो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम 5 फूलना चाहिए। और जो कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं वो दिमाग में सोच रहे होंगे कि ऐसा कुछ नहीं, तो आप दौड़ने जाओगे ना दोस्त तो अपने आप आपका चेस्ट फूलने लगेगा। ये कोई बीमारी नहीं होती है। ऐसा होता है कि कभी आप दौड़ने गए नहीं और इसमें दौड़ निकल गई और आपका चेस्ट नहीं फूला है, लेकिन इसमें तो ऐसा है कि दौड़ की जब जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप इसकी दौड़ निकाल पाओगे, नहीं तो दौड़ भी नहीं निकलने वाली। तो आप इसकी दौड़ समझ लीजिए, क्योंकि इसमें 5 किलोमीटर की रनिंग नहीं होती है। तो बात करें पुरुष उम्मीदवार की रनिंग के बारे में, तो 1600 मीटर की इसमें रनिंग होगी और टाइम दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकंड का। तो आप देख लीजिए इसमें दौड़ कितनी है और टाइम आपको 5 मिनट 45 सेकंड का मिलने वाला है। तो एक जैसी आपकी आर्मी में जैसी रनिंग होती है सेम वैसी इसमें रनिंग होने वाली है। तो आपको अच्छे से इसमें तैयारी करनी पड़ेगी रनिंग की भी,
तो पहले आपको रिटन एग्जाम पर ही फोकस करना है, उसके बाद आपको टाइम मिल जाएगा 3-4 महीने का, 2-3 महीने का मिनिमम मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इसकी रनिंग की भी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इसमें रनिंग अच्छी खासी होने वाली है। बात करें महिला उम्मीदवार की रनिंग के बारे में, तो महिला उम्मीदवार की रनिंग होगी 800 मीटर की, और उनको टाइम दिया जाएगा 3 मिनट 40 सेकंड का। बात करते हैं पुरुष उम्मीदवार की लॉन्ग जंप के बारे में, तो पुरुष उम्मीदवार की जो लॉन्ग जंप होगी वो होगी 14 फीट की, और महिला उम्मीदवार की 9 फीट की। बात करें हाई जंप के बारे में, तो हाई जंप होगी जो पुरुष उम्मीदवार की वो होगी 4 फीट की, और महिलाओं की होगी 3 फीट की। बात करें आपके वजन के बारे में, तो मिनिमम आपका 50 किलो आपका वजन होना चाहिए। अब बात करते हैं आपकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में, तो इसमें जो आपको सैलरी मिलती है वो मिलती है आपकी इन हैंड सैलरी 21,700 रुपये। इसके अलावा आपको HRA दिया जाता है 5208 रुपये, DA दिया जाता है 868, TA दिया जाता है आपको 3600, और भी कुछ अलाउंसेस दिए जाते होंगे। उन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी बनेगी मिनिमम आपकी 31,270 बनी जाएगी, और आपका जो सिटी के हिसाब से आपका सैलरी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आपकी 31 से 35,000 के बीच में बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं आपके प्रमोशन के बारे में, तो सबसे पहले आप हो गए कांस्टेबल पर सिलेक्ट हो गए, कांस्टेबल के बाद फिर आप प्रमोशन होगा तो आप हेड कांस्टेबल बनोगे, हेड कांस्टेबल के बाद फिर आप बनोगे ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद आप बनोगे SI यानी सब इंस्पेक्टर, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप बनोगे इंस्पेक्टर यानी स्टेट पुलिस में जैसे हम कोतवाल बोलते हैं, वहीं से आप रिटायर्ड हो जाओगे। तो ये थी कुछ जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अगर कुछ डाउट हो अगर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।